नमस्कार दोस्तों। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ नेतृत्व के गले की ऐसी हड्डी बन गए जिसे न तो उगलते बन रहा है न तो निगलते बन रहा है? अगर मीडिया में आने वाली खबरों को देखें और जिस ढंग से यूपी में बीते 2 दिनों से बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष की तरफ से बीजेपी नेताओं से, मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से बैठकों का सिलसिला जारी है, सवाल जवाब जारी है। एक सवालों की फेहरिस्त बीएल संतोष के पास है जिसका जवाब योगी सरकार के मंत्रियों से वो लेते हैं, जिसका जवाब उप मुख्यमंत्री से वो जानना चाहते हैं, जिसका जवाब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से वो जानना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब से क्या निकलेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इन सवालों को देखकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो चिंता दिख रही है और जो कैंप किया जा रहा है उसे देखकर इतना तो साफ है कि बीजेपी नेतृत्व बुरी तरह से परेशान है, चिंतित है, होश उड़े हैं। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम यूपी में क्या करें? यूपी में अभी से 9-10 महीने बाद अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले 8-9 महीने पहले इतनी चिंता, इतना चिंतन, अलग अलग मंत्रियों से मुलाकातें, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कुछ नेताओं से मुलाकातें, बातें दिल्ली में। इसका मतलब क्या है? समझें तो यही लगेगा, देखें अखबारों की खबरों से तो यही लगेगा कि बहुत चिंता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यही है कि क्या गले की हड्डी बन गए हैं? और उससे दूसरा सवाल है, क्या बीजेपी नेतृत्व इस दिशा में सोच रहा है कि चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को बदल कर देखा जाए? या नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है? या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ें तो नुकसान कितना है, नफा कितना है? क्या इसका आकलन करना चाह रहा है बीजेपी नेतृत्व? बीजेपी नेतृत्व को चिंता 8-9 महीने बाद के चुनाव की क्यों हुई अचानक? और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भेजे गए बीएल संतोष संघ के भी नुमाइंदे हैं, क्योंकि संघ से आए हैं, संगठन की जिम्मेदारी उनकी है, और उनके साथ यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से, करीब दर्जन भर मंत्रियों से, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से कल भी लंबी 7 से 8 घंटे तक बैठकें चली हैं। योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में इन सबसे योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में पूछताछ। अगर अभी चुनाव हुए तो यूपी में क्या हो सकता है, कैसे नतीजे होंगे, सरकार और पार्टी के बीच तालमेल कैसा है, और अगर 10 महीने बाद चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव 9-10 महीने बाद होने हैं, तो नतीजे क्या हो सकते हैं? आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती है? आपके हिसाब से क्या बेहतर होना चाहिए? क्या आपके पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसे अमल करने से यूपी में बीजेपी को फायदा हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और क्या ऐसी भी योजनाएं थी जिसे अमल नहीं किया जा सका? सरकार और पार्टी के बीच क्या बहुत मतभेद हैं? सरकार और पार्टी के बीच क्या दूरियां बहुत बढ़ गई हैं? क्या खाई है? इसी बात को समझने के लिए चिंतन, मंथन और मीटिंग्स हो रही है। लेकिन इन मीटिंग से एक खबर वेबसाइट्स, अखबारों में ये फैलती है, बीच बीच में फैल रही है लगातार। क्या योगी बदले जा सकते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, योगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के गले की हड्डी जरूर बन सकते हैं और बन भी गए होंगे। योगी की जगह कोई यूपी में दूसरा होता तो शायद बदल दिया गया होता, जैसे उत्तराखंड में बदल दिया गया, जैसे बीजेपी ने अतीत में बदला है। मध्य प्रदेश में उमा भारती को बदल दिया गया था, दिल्ली में सुषमा स्वराज को लाया गया था चुनाव के ठीक पहले 1993 में। लेकिन यूपी में मामला योगी का है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का है। तो गले की हड्डी बन सकते हैं जिसे न तो निगलते बने न तो उगलते बने। लेकिन सवाल उठता है, क्या बीजेपी नेतृत्व ये जोखिम मोल लेगा कि चुनाव के 8-10 महीने पहले, 9 महीने पहले योगी को हटाने और किसी की ताजपोशी की सोचे? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, नामुमकिन है। यह जोखिम बीजेपी नहीं मोल लेना चाहेगी, क्योंकि
वो हिंदुत्व के ऐसे पोस्टर बॉय हैं जो मोदी के बाद बीजेपी में और बीजेपी शासित सबसे बड़े सूबे में, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। 4 साल से ज्यादा हो गए। उसके पहले उनका 20 साल का अतीत कट्टर हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुवादी चेहरे का और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को 4 साल में बीजेपी ने फलने फूलने दिया। योगी के काम देखें 4 साल में, योगी के बयान देखें 4 साल में, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को आगे रखकर अयोध्या में दिवाली का आयोजन करना हो, यूपी के अलग अलग मसले पर जो सरकार के नीतिगत फैसले हो, जिससे मुस्लिम के प्रति उनका नजरिया और सरकार चलाने का तरीका जिससे लगे कि वो हिंदुत्व के कितने बड़े पैरोकार और पक्षधर हैं, उनके बयान हो, उनकी शैली हो, उनका रहन सहन हो, और यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में चुनावों के दौरान उनके भाषण हो। बीते 4 सालों में जहां जहां चुनाव हुए, देश का कोई एक मुख्यमंत्री बीजेपी का उन चुनावों में प्रचार करने गया तो योगी गया। क्यों गए? अपनी मर्जी से गए? नहीं, बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उनका जो चेहरा है, उनकी जो यूएसपी है, उस यूएसपी को भुनाते हुए कुछ भी वोट मिल सकते हैं तो मिले। तो क्या आज बीजेपी योगी का विकल्प तलाश सकती है? मैंने पहले कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, यह बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी के शीर्ष पर बैठे अमित शाह और मोदी चाहे जितने चिंतित हो जाए, योगी की मौजूदगी में चुनाव के खतरे, चुनाव लड़ने के खतरे, चुनाव में नुकसान के खतरे का आकलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस आकलन के साथ ये भरपाई करने की कोशिश करेंगे कि योगी के तरीके से, योगी के कामकाज से, योगी की शैली से, कोविड के दौरान योगी के मैनेजमेंट से, योगी के बड़बोलेपन से, और इन सबसे बड़ी बात योगी के तरीके से, उनकी कार्यशैली से, और जिस तरह से सेंट्रलाइज होकर वो काम करते हैं, फैसले लेते हैं, सिर्फ अफसरों के सुनते हैं, टीम 11 के सुनते हैं, उनके इर्द गिर्द अफसरों की एक ऐसी चौकड़ी है जिसमें उप मुख्यमंत्री के लिए भी कोई जगह नहीं है। तमाम फैसले और मीटिंग्स में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, जो कहने को उप मुख्यमंत्री हैं, वो गैर मौजूद होते हैं और अफसरों की रजामंदी से, अफसरों की सलाह पर योगी फैसले करते हैं। और इसी का नतीजा है कि कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो तो हुआ। बीजेपी शासित राज्यों में यूपी सबसे बड़ा सूबा है, और उसके साथ अगर ये कहें 325 सीटें यूपी में आई, उन 325 सीटों में से 325 विधायकों में से हो सकता है आधे से ज्यादा विधायक योगी से नाराज हो, 200 से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा लोगों को कहना है, लोगों का कहना। यूपी से चुनकर आए 60 से ज्यादा बीजेपी के सांसदों में से आधे से ज्यादा नाराज, क्योंकि योगी किसी की सुनते नहीं, जो मन में आए वही करते हैं। और ये करने और इतनी छूट और इस तरह से उनकी कार्यशैली अगर 4 साल से ज्यादा चली तो ऊपर बैठे लोग भी तो देखते रहे थे। और आज अगर उन्हें टाइट करके उनको किसी तरह से उस पैमाने और खांचे में फिट किया जाए कि पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और मोदी जो चाहें उसके हिसाब से योगी करें, तो यह बहुत मुश्किल है। योगी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे उन्हीं के सूबे के, उन्हीं के सरकार के ज्यादातर मंत्री नाराज हैं, और उनकी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर 10-12 सांसदों, विधायकों और 1-2 मंत्रियों की नाराजगी बीते 1.5 महीने में कोविड काल में भी सार्वजनिक हो चुकी है। चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को और योगी को। यह किसी सूबे में ऐसी स्थिति नहीं है। उसके बाद भी क्या योगी को हटाने का फैसला मोदी और संघ करेगा? मुझे लगता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं गलत होऊंगा मैं माफी मांग लूंगा कि मैं समझ नहीं पाया, कि नहीं करेगा। क्योंकि यूपी बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की धुरी है। गुजरात में प्रयोगशाला थी जहां से प्रयोग गुजरात मॉडल का मोदी ने किया, लेकिन अब यूपी में हो रहा है और यूपी से होना है, यहीं प्रयोग होना है, यही धुरी है, वहीं अयोध्या है, वहीं काशी है, वहीं मथुरा है, और वहीं योगी की वो राजनीति है, मोदी की वो राजनीति है जो शमशान और कब्रिस्तान के बीच से सत्ता का रास्ता तलाशती है। जब वो राजनीति का सूबा
संकट में बीजेपी वहां फंसे, तो क्या चुनाव के पहले यह मुमकिन है कि योगी को हटा दें और कोई विकल्प तलाशें? और विकल्प तलाशें तो विकल्प कौन? मेरे हिसाब से यह मुमकिन नहीं है। तो हो क्या रहा है? चिंता से क्या निकलेगा? इस चिंतन से क्या निकलेगा? बीजेपी के जो संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, संगठन पर उनकी गहरी पकड़ है, 2 दिन से यूपी में हैं और कल भी उन्होंने लंबी बैठकें की है। राधा मोहन सिंह उनके साथ थे, सुनील बंसल जो प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन के वो भी थे, और कई मंत्रियों से वो मिले हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्री खास तौर से केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, राज्य मंत्री गुलाबो देवी, ऐसे बहुत सारे लोगों से और प्रदेश के और कुछ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकातों का सिलसिला 2 दिन से चल रहा है। कल मुलाकात के बाद दिनेश शर्मा ने तो बाहर निकल के कहा कोविड मैनेजमेंट को लेकर बैठक थी। ये जाहिर है पार्टी के संगठन महासचिव ऐसे वक्त में जब एक एक करके पूछ रहे हैं सरकार के परफॉर्मेंस, पार्टी के परफॉर्मेंस और चिंता से जुड़े सवालों की जो लिस्ट है उन सवालों के लिस्ट के मुताबिक उनका जवाब तलाश रहे हैं, तो जाहिर है कोविड के लिए मीटिंग नहीं थी और कोविड के लिए कैंप भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर गुलेरिया के साथ इन्होंने कोविड की ट्रेनिंग ली है। न डॉक्टर हैं, न कोविड के एक्सपर्ट हैं, न रामदेव के सलाहकार हैं, न आयुर्वेदाचार्य। तो जाहिर है यहाँ पार्टी की जो बीमार स्थिति है या पार्टी की जो खराब स्थिति है, पार्टी की जो चिंतनीय स्थिति है, उसका इलाज तलाशने गया। और बीएल संतोष जिस ढंग से मंत्रियों से और उप मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, उसमें हर जातीय समीकरण के लोग भी हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश और बीजेपी के रणनीति की कामयाबी में ये जातीय संतुलन साधना और उसके हिसाब से टिकट देना, उसके हिसाब से सत्ता का समीकरण बिठाना, उसके हिसाब से सत्ता में साझेदारी देना, ये 6-7 साल से बीजेपी का तरीका है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं, आजू बाजू में केशव मौर्य हैं, पिछड़े और ब्राह्मण, दिनेश शर्मा, केशव मौर्य। अब कहने को ये दोनों डिप्टी सीएम हैं, कहा जाता है दोनों नाराज हैं, खासतौर से केशव मौर्य, क्योंकि 2017 में जब यूपी में चुनाव हुआ था, केशव मौर्य पार्टी अध्यक्ष थे, प्रखर नेता हैं, यूपी के पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भले कोई हैसियत रही हो, अब सरकार में है तो सरकार में उनकी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है, क्योंकि योगी एको अहम द्वितीयो नास्ति वाली स्थिति है। वो फैसला करते हैं तो योगी नाम केवलम का मुहर लगता है। तो ऐसे में केशव मौर्य नाराज हैं, ऐसी खबरें बार बार आ रही है। कहा जा रहा है केशव मौर्य को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो नॉन परफॉर्मर है, और उससे बड़ा इल्जाम उन पर है कि पार्टी और सरकार के मंत्री या सरकार से जो बाकी सरकार के ऑर्गन्स हैं उनके साथ पार्टी के जो संगठन के बाकी नेता हैं उनका कोई तालमेल हो या नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह का तालमेल है। तो दोनों की जुगलबंदी या तुकबंदी ऐसी है कि न पार्टी का कोई वजूद बच गया उस तरह से जिसकी सरकार सुने, और न योगी के नीचे बाकी किसी की कोई सुनता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की जो एक भूमिका होनी चाहिए थी कि जिले जिले में पार्टी जितनी एक्टिव होनी चाहिए थी, कोविड काल में भी, अगर इस 2 महीने में और बल्कि पिछले साल मार्च से लेकर अब तक देखें, लॉकडाउन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह गायब थे। वो ज़रूर योगी के नेटवर्क में थे, लेकिन संगठन के तौर पर जो उनकी भूमिका होनी थी वो गायब थी। तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन क्या बदला जा सकता है? कल ये भी खबर आई कि जब बीएल संतोष मंत्रियों से मिल रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह 2-4-5 घंटे नदारद थे, शायद नाराजगी का कोई संदेश दे रहे थे। ये भी कल खबर आई, हालांकि बाद में उनकी मीटिंग हुई और वो पहले भी मिले। लेकिन जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा की, उस मीटिंग में न तो स्वतंत्र देव सिंह थे न योगी थे। वहां चिंता यह व्यक्त की गई कि अब यूपी में क्या किया जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, योगी को तभी बदला जा सकता है, बदलने का जोखिम मोल लेगी बीजेपी, जब लगेगा, बीजेपी मतलब अमित शाह और मोदी, इसके अलावा कोई नहीं है। जब मोदी को लगेगा कि मुझे योगी से खतरा है, या ये योगी उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं,
या ऐसी स्थिति आ गई कि योगी को हटाना मोदी की छवि के लिए कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। योगी की कुर्बानी के बगैर मोदी का उत्थान, उदय और जो विराट महामानव की छवि गढ़ने की परिकल्पना है, उस परिकल्पना में कहीं धक्का लग रहा है। तो यह फैसला हो सकता है, लेकिन अभी वैसी स्थिति है क्या? अभी वैसी स्थिति नहीं है। चिंता की स्थिति जरूर है, क्योंकि यूपी में 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 2000 मतलब अगले साल 2022 में विधानसभा का चुनाव है, फरवरी मार्च में, और उसके 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है। सब कुछ तय यूपी से होना है। पुराना मुहावरा है, पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर आती है, और आई भी है। और योगी जब काबिज हुए थे उसकी भी कहानी दिलचस्प है। 2017 में ऐसा कहीं नहीं था कि योगी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ऐसा कहीं नहीं था कि योगी का कोई चेहरा नहीं था, बल्कि मुझे याद है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो पोस्टर यूपी में लग रहे थे उस पोस्टर में पोस्टर बॉय भी नहीं थे योगी, उसमें केशव मौर्य थे, योगी थे, केशव मौर्य थे, अमित शाह थे, मोदी थे, राजनाथ सिंह थे और कलराज मिश्रा थे, अगर मुझे ठीक से याद है। योगी नहीं थे। लेकिन योगी चुनाव प्रचार में पश्चिमी यूपी अलग अलग इलाकों में घूमते रहे, बल्कि योगी नाराज भी थे। कुछ दिन वो पूर्वांचल में गोरखपुर में बैठ भी गए थे, क्योंकि कहा गया था कि उनके लोगों को टिकट, कुछ लोगों का काटा गया, उनकी हिंदू वाहिनी से जुड़े 2-3 लोगों का टिकट काटा गया, जिनका वो टिकट चाहते थे पूर्वांचल में। जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हुई तो कई नाम चले, केशव मौर्य का भी, मनोज सिन्हा का भी। आखिरी दौर में योगी का नाम तय हुआ और जहाज भेजकर उन्हें दिल्ली बुलाया गया। वो कहानी अपने आप में दिलचस्प है, फिर कभी उस पर बात होगी। लेकिन उसके बाद 4 साल से योगी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक समानांतर, दिल्ली की सत्ता के समानांतर उन्होंने एक सत्ता स्थापित की है। और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्हें ऐसे उठाया और ऐसे बदल दिया, क्योंकि हिंदुत्व के पैमाने पर, हिंदुत्व की जमीन पर उन्होंने अपनी जड़ें गहरी की हैं। और ये जो हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व बल्कि कहूंगा, की जो जमीन है, या जो बीजेपी का कोर है, उस कोर का की बुनियाद में योगी है यूपी में। तो ये जोखिम बीजेपी नहीं लेने वाली है। तो नहीं लेने वाली है, तब बीजेपी के पास विकल्प क्या है? बीजेपी कुछ मंत्रियों को बदल सकती है, कुछ नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब एक नाम जो बार बार आता है, अरविंद शर्मा, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे अधिकारी थे आखिरी दौर में एमएसएमई में, उसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री के करीबी थे, नौकरी से 1-1.5 साल पहले उन्होंने प्री रिटायरमेंट लिया और उसके बाद यूपी में एमएलसी है। उनके बारे में बीते 2-3 महीने से, खासतौर से बीते 2-3 सप्ताह से लगातार खबर आ रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें योगी का साइज कट करने के लिए, कट टू साइज के लिए अरविंद शर्मा को अहम महकमा गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालय दिया जा सकता है। ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है, क्या योगी ये करने देंगे? क्या योगी से गृह मंत्रालय या और ऐसे कोई मंत्रालय लेकर अरविंद शर्मा को दिया जा सकता है? क्या अरविंद शर्मा को योगी उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी मर्जी के बगैर कबूल करेंगे? इसमें भी शक है। और ये कैसे मुमकिन होगा? और नहीं होगा तो क्या अरविंद शर्मा सिर्फ इसलिए गए थे कि एमएलसी बनकर काशी में वो कोविड मैनेजमेंट देखें, मऊ में कोविड मैनेजमेंट देखें, देवरिया और बलिया और आसपास के इलाकों में प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोऑर्डिनेशन के बाद कोविड मैनेजमेंट देखें? यकीनन नहीं। तो फिर क्या? तो ये इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से भेजे गए बीएल संतोष, हालांकि कहें वो भी नेतृत्व का हिस्सा है, माप तौल कर रहे हैं, नाप रहे हैं क्या किया जा सकता है। और क्या ऐसा हो कि योगी, क्या कहें, योगी बौखलाए नहीं, योगी को भी कॉन्फिडेंस में रखें और ये फैसले भी कर लें। योगी के चारों तरफ जो मंत्रियों का ऐसा घेरा बनाया जाए जिससे सरकार के नॉन परफॉर्मेंस पर जितने सवाल हैं वो कुछ डाइल्यूट हो सके, और अगले 6 से 8 महीने के लिए ऐसा रोल बैक प्लान हो सरकार के कामकाज का, नीतियों का, फैसले का, जिले जिले में तैयारियों का, संगठन का, कि कुछ रफू हो जाए। क्योंकि जो बीजेपी की जो सत्ता की चादर में इतने छेद हैं, बीते 1 साल में उस चादर में इतने छेद हैं, उसमें पैबंद कैसे लगाया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है। और पैबंद तभी लगाया जा सकता है
जब योगी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनके न चाहते हुए कुछ फैसले हों लेकिन उनके रजामंदी ली जाए। मुझे लगता है कोशिश यही होगी। अब सवाल पार्टी अध्यक्ष बदलने के, स्टेट प्रेसिडेंट केशव मौर्य की नाराजगी। बीजेपी हर हाल में भी चाहेगी केशव मौर्य की नाराजगी दूर करे, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहता हूं, मान लो ये बार बार कहा जाता है 100 विधायक नाराज हैं, 150 विधायक नाराज हैं, कुछ लोग कहते हैं 200 विधायक नाराज हैं। मैं कहता हूं क्या ये नाराज विधायक जितने भी नाराज हो, क्या इनकी यह हैसियत है कि जब चुनाव होने लगेगा तो अपनी नाराजगी के लिए 100 विधायक पाला बदल लेंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे, या अपनी हार की तैयारी कर लेंगे, या अपनी खुद जीते और बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे? इसकी गुंजाइश नहीं है, ये होता नहीं दिखता। हाँ, उस समय के राजनीतिक समीकरण अगर उस समय का ऐसा हुआ कि बीजेपी की नैया डवाडोल हुई, आज जिस ढंग से है, आज जिस ढंग से चिंता है, गंगा में बहती लाशों के बाद, मौतों के बाद, सरकार की नाकामियों के बाद, दुनिया भर में छपी खबरों के बाद, और योगी सरकार पर जो कलंक लगा है मिसमैनेजमेंट का, बड़े बड़े दावे जरूर कर दिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कुछ हुआ हम सबके सामने, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो सवाल उठता है, इन सब को ठीक किया जा सकता है क्या? और अगर ये सब गुस्सा, नाराजगी ऐसे ही 8 महीने बाद भी रहा तो क्या विपक्ष बहुत मजबूती से योगी के बरक्स खड़ा होगा क्या? जिस सूबे में विपक्ष को 403 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। सोचिए जरा, अखिलेश और कांग्रेस के साथ होने के बाद भी। और अगर मुझे ठीक से याद है, अखिलेश यादव की पार्टी को 47 सीटें, करीब करीब 324 या 325 बीजेपी को मिली। जिस सूबे में 325 सीट बीजेपी को हासिल हुई, वहां क्या विपक्ष इतनी मजबूती से खड़ा हो पाएगा कि योगी से 150 सीटें झटक ले, या 200 सीटें झटक ले, या 250 सीटें झटक ले? इसको समझने के लिए अभी वक्त लगेगा। क्या स्थितियां बनती है इसको समझने में 4 से 6 महीने, 8 महीने लगेंगे। उस समय की जमीनी हकीकत क्या होगी, और यही समझना बीजेपी भी चाह रही है, क्योंकि बंगाल का झटका, बंगाल में 440 वोल्ट का जो बीजेपी को करंट लगा है, उस करंट से बीजेपी को बेचैनी और बेताबी है। अब यूपी में मायावती भी है, मायावती के जो तेवर हैं, सुर हैं, वो आप बार बार देखते हैं। कई बार लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कई बार लगता है वो बीजेपी के साथ हैं। वो जितनी आलोचना कांग्रेस की करती हैं, उतनी ही तारीफ वो कई बार बीजेपी की करती हैं, जबकि उनका मुकाबला यूपी में कांग्रेस से नहीं है, उनका मुकाबला यूपी में बीजेपी से होना है। लेकिन वो बीजेपी को लेकर उनके सुर अक्सर नरम होते हैं। तो ये सब की भूमिका क्या होगी 6-8 महीने बाद, तो उस समय विपक्ष की राजनीति पर किसी और वीडियो में। फिलहाल बीजेपी की चिंता, जिसमें उन्होंने कुछ मंत्रियों से ये भी पूछा है कि अगर आपको सरकार की जगह संगठन में मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। कुछ मंत्रियों से ये भी पूछा है कि आप कुछ ऐसी योजना बताइए, ऐसे सुधार के काम बताइए, अपने विभाग के कुछ ऐसा काम बताइए जिससे सरकार की छवि बेहतर हो सके। कुछ से ये भी पूछा है कि अफसरों का कामकाज और सहयोग में असहयोग कितना रहता है। क्या योजना बनाने से पहले आप लोगों से बात की जाती है, मंत्रियों से बात की जाती है, कामकाज में आज़ादी है, मुख्यमंत्री का कितना कोऑर्डिनेशन होता है, आपके मंत्रालय के फैसलों को अमली जामा पहुंचाने में मुख्यमंत्री कार्यालय का कितना सहयोग होता है, क्या अफसरों की दखलंदाजी ज़्यादा है, और किस तरह से क्या चीज़ें की जाए जिससे सरकार की जो छवि खराब हुई है या सरकार पर नाकामियों का जो धब्बा लगा है, उस धब्बे को दूर किया जाए। करेक्टिव मेजर क्या हो। तो ये सब रायशुमारी की गई है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रायशुमारी हुई है, इसका पुलिंदा पोथी पत्रा लेकर उनके साथ जो उनके सहायक थे, जो नोट भी कर रहे थे, सुना मैंने काफ़ी नोटिंग की गई है, पुलिंदा लेकर दिल्ली पहुंचेंगे बीएल संतोष। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुमकिन है मोहन भागवत भी, इन सब के साथ एक बड़ी बैठक में फिर उसके बाद तय होगा कि अब यूपी में क्या किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर योगी की नाकामी है तो योगी के रहते हुए कैसे उनके चारों तरफ ऐसे लोगों की फौज बनाई जाए या फिर बदल करके ऐसा कुछ किया जाए जिससे 8 महीने में छवि सुधरे। अब एक बात और है जिसका जवाब अभी तलाशना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त हो सकता है योगी चेहरा न हो, बिना चेहरे के चुनाव लड़े। मुझे लगता है ये भी मुश्किल है। कोई मुख्यमंत्री 5 साल है और वो मुख्यमंत्री वैसा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा भी है, थोड़े आंकड़ू भी हैं,
तो ऐसा मुख्यमंत्री को चुनाव के पहले उनका चेहरा हटाकर और फिर 6 पोस्टर लगाकर, जिसमें वो भी बराबरी से हो, केशव मौर्य भी बराबरी से हो और कोई भी बराबरी से हो, तो मुझे इसमें संदेह है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हो सकता है योगी का चेहरा प्रोजेक्ट ना करें और बीजेपी हो सकता है इतना बड़ा जोखिम लेने के मूड में हो। लेकिन ये सब तब होगा जब बीजेपी को ये लग जाए अगले 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में कि योगी के रहते हुए हमारा हारना तय है, हमें हार से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या बीजेपी को अभी ये लग रहा है? क्या बीजेपी ने इसका असेसमेंट कर लिया है? और क्या ऐसी स्थिति है? इसका आकलन बीजेपी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। मेरा एक फेसबुक पेज है, लाइक करें, फॉलो करें, अच्छा लगेगा। नमस्कार।